डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और जब लक्ष्य बड़ा होता है तो तैयारी गंभीर हो जाती है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जब लक्ष्य बड़ा हो तो तैयारी गंभीर हो जाती है, लक्ष्य के प्रति समर्पण अपना बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक टॉपिक को हम डीपली अध्ययन करें, उसकी बारीकी जानें और फिर अपने एग्ज़ाम में उतरें तो आप लोगों के लिए लक्ष्य प्राप्ति आसान हो जाती है। आप लोगों की सहायता के लिए, आप लोगों को ये टॉपिक का पूरा नॉलेज देने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के लिए बढ़िया क्लास लेके आए। आज जो मेरी क्लास है आप लोगों के लिए वह है दांत की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। दांतों के बारे में पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि कितने प्रकार टाइप्स ऑफ टीथ अपन पढ़ चुके हैं। मेरे पहले वाला जो वीडियो जो क्लास मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की वह दांतों के टाइप से संबंधित थी, स्ट्रक्चर से संबंधित क्लास अब है आपके सामने, है ना। तो दांतों की संरचना जो होती है वह किस प्रकार की होती है तो मैं आपको बता दूं कि दांतों को अपन तीन भागों में, मैमल्स के दांतों की बात कर रहे हैं, उसके तीन भाग होते हैं। नंबर सबसे नीचे अपन कहेंगे इसको रूट या जड़ या मूल या इंग्लिश में रूट। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्लास मेरी सही रहेगी। दोनों इसको समझ सकते हैं क्योंकि मैं जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश की ही काम में लूँगा जनरली यहाँ पर, इंग्लिश और हिंदी। रूट, फिर ये सबसे नीचे का पार्ट जो किसमें धसा होता है, जो अस्थियों में, मसूड़ों की जो हड्डियां हैं उसमें धसा होता है, अस्थियों में धसा होता है, ध्यान में रखना। फिर दूसरा भाग जो है उसको कहते हैं ग्रीवा या नेक कहेंगे। पहला पार्ट रूट, दूसरा नीचे का भाग क्या कहलाता है, रूट कहलाता है, फिर नेक, और सबसे ऊपर यानी कि फर्स्ट, सेकंड और नंबर थर्ड पार्ट जो होता है इसको कहते हैं क्राउन, शिखर। हिंदी में शिखर कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे क्राउन। तो तीन पार्ट हो गए, शिखर, ग्रीवा व रूट। ठीक है, तीन भाग होंगे, रूट, नेक एंड क्राउन। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए इधर कि इधर जो हड्डियों में धसा हुआ भाग जो है, ये जो रुधिर वाहिनियां इसमें निकल रही है, ये इसमें रूट भी पाई जाती है नेक में। ये जो हड्डियों में धसा हुआ भाग जो है यह कहलाता है, इसका क्या, रूट कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मसूड़ों में धसा हुआ भाग, ये क्या कहलाएगा, नेक कहलाएगा। तो बोनी सॉकेट जो है वह तो कहलाता है रूट, फिर मसूड़ों में धसा हुआ भाग क्या कहलाएगा, नेक कहलाएगा। फिर ऊपर का जो मसूड़ों से बाहर निकला हुआ भाग जो आपको वास्तव में दांत दिखाई देते हैं, दैट इज दांतों का कौन सा पार्ट है, दैट इज क्राउन, वह क्राउन है, शिखर है। तो आप इसके बारे में कुछ और बातें अपन ध्यान से रीड करेंगे। देखिए, शिखर भाग जो होता है वह किसका बना होता है, एक सफेद आवरण इसके ऊपर लगा होता है और उसको क्या कहते हैं भाई, इनेमल। क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शिखर। इनेमल के बारे में और चर्चा करेंगे। शिखर पर किसका आवरण होता है, इनेमल का आवरण होता है, जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ किसे माना जाता है, इनेमल का। नेक और रूट। अब इसमें देखिए, रूट की महत्वपूर्ण बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक किसमें होता है भाई, ये मसूड़ों में धसा हुआ भाग होता है, मसूड़ों में ढका या धसा, मसूड़ों में ढका हुआ, मसूड़ों से ढका हुआ पार्ट क्या कहलाता है, इसका नेक कहलाता है। और सबसे बाहर जो निकला हुआ वह है क्या कहलाता है, शिखर, और इसके ऊपर किसका आवरण होता है, इनेमल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज ध्यान में रखें। फिर जड़ों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि मनुष्य जो होता है किस प्रकार का है। मैमल जो होते हैं एक तरह से किस प्रकार के, हेट्रोडोंट, उसमें दांत पाया जाता है, हेटेरोडोंट। ठीक है, और फिर दूसरा इसका टाइप से अपने थीकोडोंट, और तीसरा अपने दांतों का प्रकार है पॉलीफायोडोंट। इस प्रकार 3 टाइप्स ऑफ टीथ जो अपना ग्रुप जो है मैमल्स के लिए यह ग्रुप लागू होता है। और अगर एक और अपन चिक टीथ के हिसाब से अपन ऐड करें तो बूनोडोंट भी अपने मैमल्स के हिसाब से काम में लिया जा सकता है। मनुष्य के लिए, मैमल्स में नहीं कहेंगे, मनुष्य एंड मंकी के लिए ये कॉम्बिनेशन है, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, पॉलीफायोडोंट और बूनोडोंट, ये मैन के लिए और मंकी के लिए। ठीक है, अब आप ध्यान में रखें कि हेट्रोडोंट है इसलिए भिन्न प्रकार के दांत, टीथ जो होते हैं मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें बता रहा हूं कि जो रूट जो होती है
रूट कितने प्रकार की कितनी जड़ें पाई जाती हैं, तो मैं बता दूं अपने जो इंसाइजर टीथ हैं, आई को कहते हैं इंसाइजर टीथ। वैसे भी स्पष्ट है नाम से, जैसे आई को अपने ये कहेंगे कि सिर्फ एक रूट इसमें पाई जाती है। कितने रूट पाई जाती है आई में? इंसाइजर में एक रूट। फिर कैनाइंस में भी एक रूट पाई जाती है जनरली, सिंगल, है ना। फिर प्रीमोलर में मोलर, प्रीमोलर पीएम में 2 रूट। पीएम में कितने रूट पाए जाते? प्रीमोलर्स में 2 रूट पाई जाती हैं, और मोलर्स में 2 से अधिक भी हो सकती हैं, 3 या 4 रूट जो होती हैं वो मोलर्स में पाई जाती है। तो रूट्स के बारे में मतलब 3 पार्ट हैं टीथ के, एक तो क्राउन, नेक एंड रूट। रूट देखिए इंसाइजर में सिंगल रूट, कैनाइंस में सिंगल रूट, प्रीमोलर्स में 2 रूट, 2 रूट्स, एंड मोलर्स में 3 या 4, 3 और 4 रूट जो है इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, यह रूट से संबंधित पॉइंट हो गया। अब आप देखिए कि दांत जो होते हैं, टीथ जो होते हैं, इसमें जो इनेमल का आवरण होगा, और इनेमल जो है डेंटिन से, दांत मुख्यतः किसके बने होते हैं? डेंटिन के बने होते हैं। ये इस स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है? बाहर जो शिखर का स्ट्रक्चर जो होता है इसका क्राउन का स्ट्रक्चर क्या होता है? अपन क्राउन देखते हैं। क्राउन में होता क्या है कि डेंटिन होता है, एक तो डेंटिन से बना होता है मुख्यतः टीथ, और डेंटिन के बाहर किसका एनवेलप होता है, आवरण किसका होता है? इनेमल का। ये ध्यान रखना, शिखर की ये बात है। और इनके बीच में एक कैविटी पाई जाती है, कैविटी, दांतों के मध्य में एक कैविटी पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? पप कैविटी कहते हैं। PULP, पप, CAVITY, पप कैविटी। ठीक है, खूब बार प्रश्न आता है पप कैविटी किसमें पाई जाती है? पल्प कैविटी। हिंदी में लिखने को तो पल्प लिखते हैं, पल्प कैविटी, पल्प गुहा, और पप कैविटी इसको अपन कहते हैं पप कैविटी। अब ये पप गुहा जो है, पल्प कैविटी या गुहा जो होती है, इसमें क्या क्या पाया जाता है भाई? ब्लड कैपिलरीज, ये जो है रक्त रुधिर वाहिनियां हैं। पप कैविटीज में, पप कैविटी कहेंगे इसको। आप देखिए दांत जो होते हैं उसके बीच में एक कैविटी पाई जाती है, इसके बीच मध्य में, दैट इज कॉल्ड पप कैविटी। कौन सी कैविटी? पल्प गुहा या पप कैविटी वह कहलाती है। अब ये पप गुहा जो होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है भाई? नर्व्स पाई जाती है, उसमें तंत्रिकाएं वगैरह सब पाई जाएंगी, उसमें ब्लड कैपिलरीज पाई जाएंगी, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। और इसकी जो परिधि जो होती है पप कैविटी की, पेरिफेरल, ये जो परिधि जो होती है यहाँ पर, इसमें किस प्रकार की सेल पाई जाती है? ओडोंटोब्लास्ट सेल पाई जाती है। ठीक है, कौन सी सेल पाई जाती है? ओडोंटोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं। ये ओडोंटोब्लास्ट सेल, ये ध्यान रखना, इसको देखिए आप कि पप कैविटी, पप गुहा जो होती है, ये किसकी गुहा भाई? दांतों की गुहा है, टीथ कैविटी, दांतों की गुहा। दांतों के मध्य में एक गुहा पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड पप कैविटी, है ना। इसकी जो परिधि होती है, या इसको कहेंगे पेरिफेरल सेल्स जो होती हैं, वहां पर ओडोंटोब्लास्ट सेल पाई जाती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल। और ओडोंटोब्लास्ट सेल जो होती है एक पदार्थ का स्रावण करती है, किसका? डेंटिन का स्रावण करती है। किसका भाई? डेंटिन। सिक्रेशन ऑफ डेंटिन किसके द्वारा? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? इसकी जो परिधि जो होती है, पेरिफेरल सेल्स जो होती है इसकी, पप कैविटी की, पप कैविटी जो होती है उसकी परिधि पर, पप गुहा की परिधि पर, या इसको कहेंगे पेरिफेरल लेयर ऑफ पप कैविटी, इसमें जो सेल्स पाई जाती है उनको ओडोंटोब्लास्ट सेल कहते हैं। और ये ओडोंटोब्लास्ट सेल जो होती हैं वो कौन से पदार्थ का सीक्रेशन करती है? डेंटिन नामक पदार्थ का सीक्रेशन करती है। और ये डेंटिन जो होता है वो किसका निर्माण करता है? इसका फॉर्मेशन करता है, शिखर, क्राउन या टीथ का फॉर्मेशन करता है। ये डेंटिन का सीक्रेशन किसके द्वारा होता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है। एक और नाम है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को स्क्लेरोब्लास्ट भी कहते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं भी अपन इनको कहते हैं। आगे बात समझ में, कौन सी सेल कहते हैं? स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स भी किसे कहते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होती है उनको स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स भी कहा जाता है।
आगे बात समझ में, स्क्लेरोब्लास्ट सेल कौन सी होती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होती है उनको स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में मिल जाए कि सीक्रेशन ऑफ डेंटिन, ठीक है, सेल कौन सी सेल्स होती हैं, तो ओडोंटोब्लास्ट आपको नहीं मिले तो आपको स्क्लेरोब्लास्ट भी अगर मिल जाए तो वो भी आपका सही आंसर होगा। आगे बात समझ में, डेंटिन का सीक्रेशन किसके द्वारा होता है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स के द्वारा। कब, जब ऑप्शन में आपको ओडोंटोब्लास्ट सेल्स नहीं मिले तो, ठीक है। इसी प्रकार आपको पता है ये पफ कैविटी की अपन बात कर रहे हैं, पफ कैविटी डेंटिन जो होता है इसमें डेंटिन में केनेल कुली पाई जाती है इसमें, और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के पर्वत पाए जाते हैं। डेंटिन में क्या पाई जाती है, केनेल कुली, डेंटिन में केनेल कुली पाई जाती है, और केनेल कुली जो होती है उसमें ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के प्रवर्ध पाए जाते हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के प्रवर्ध पाए जाते हैं। ओडोंटोब्लास्ट सेल के प्रवर्ध किसे पाए जाते हैं, डेंटिन जो होता है उसमें केनेल कुली जो पाई जाती है, ओडोंटोडेंटिन के केनेल कुली में ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है, सेल्स के प्रवर्ध पाए जाते हैं, ठीक है। और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स किसमें पाई जाती हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं इसकी परिधि में, किसमें, पफ गुहा की परिधि में, परिधि की कोशिकाएं जो होती हैं वो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स में बदल जाती हैं। और वैसे इसकी जो ओरिजिन जो होता है ना वो मेसोडर्म की कोशिकाओं से होता है। देखो इस प्रकार से किससे होता है, मेसोडर्म से इसका ओरिजिन होता है कि मेसोडर्म की कुछ कोशिकाएं एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। यह कलेक्ट होने के बाद इसका जो बाहरी लेयर जो होती है वह किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल में बदल जाती है। और ओडोंटोब्लास्ट सेल जो होती है वो किसका सीक्रेशन करती है, वही डेंटिन का सीक्रेशन करती है। और डेंटिन के सीक्रेशन के बाद किसका निर्माण होता है, टीथ का निर्माण होता है। तो डेंटिन का सीक्रेशन तो होता है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा, और इनेवल का सीक्रेशन, इनेवल जो होता है वो किसके द्वारा होता है, एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो इनेवल का निर्माण करती है। कौन सी कोशिकाएं, इनेवल, इनेवल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा, एमिलोब्लास्ट सेल। कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, डेंटिन का, इसका इनेवल का सीक्रेशन किसके द्वारा होता है, एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है, एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है। देखिए रूट में क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को कि क्या समझेंगे कि जो इसका जो क्राउन, क्राउन में तो क्या स्ट्रक्चर होता है, आप ये ध्यान में रखेंगे कि अंदर तो होता है डेंटिन, डेंटिन अंदर तो डेंटिन होता है, और बाहर होता है क्या, इनेमल। बाहर क्या होता है, इनेमल होता है, अंदर डेंटिन बाहर इनेमल। लेकिन नेक की अपन बात करें, नेक में क्या सिस्टम होता है, नेक या गिरवा में या रूट में, सॉरी रूट में क्या होता है, रूट में अंदर तो क्या होता है भाई, डेंटिन, लेकिन उसके बाहर क्या होता है, सीमेंट का आवरण। अंदर ये ध्यान में रखना, अंदर बराबर डेंटिन, और डेंटिन के बाहर किसका सीक्रेशन होता है, किसकी बात करें, रूट में सीक्रेशन किसका होगा, सीमेंट का। किसका सीक्रेशन होगा, सीमेंट का सीक्रेशन होता है। किसका, सीमेंट नामक पदार्थ भी अपने दांतों में पाए जाते हैं। मतलब सीमेंट से अपन मकान ही बनाते हैं, सीमेंट से दांत भी बनते हैं। और दांत जो होता है ये किस में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है। डेंटिन के चारों ओर सीमेंट का आवरण पाया जाता है, तथा सीमेंट के बाहर जो होता है वो दंत आवरण पाया जाता है। कौन सा आवरण पाया जाता है, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सीमेंट के बाहर सीमेंट, और सीमेंट के भी और बाहर दंतावरण पाया जाता है, दंतावरण। और इसको दंतावरण को इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या कहेंगे, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन कहेंगे, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन कहेंगे। आप ध्यान में रखिए कि रूट में क्या क्या चीज हो गई, डेंटिन सबसे अंदर, फिर उसके बाहर सीमेंट, और सीमेंट के बाहर पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। ये रूट का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार का है, रूट का स्ट्रक्चर है। तो आपने देखा कि जो टीथ जो होती है उसको अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो आप टीथ समझते हैं, जो मसूड़ों से बाहर निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड क्राउन।
क्राउन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि अंदर तो होता है डेंटिन और बाहर होता है इनेमल का आवरण। और इनेमल जो होता है शरीर का सबसे कठोरतम आवरण है। इनेमल का फॉर्मेशन जो होता है किससे होता है? एमिलोब्लास्ट सेल से होता है। इनेमल का सीक्रेशन किसके द्वारा होता है? इमेलोब्लास्ट सेल के द्वारा होता है। और इमेलोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो इनका उद्भव जो होता है वो एक्टोडर्म से, किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है। जबकि डेंटिन का उद्भव जो होता है ओरिजिन, डेंटिन का ओरिजिन जो होता है वह होता है मीजोडर्म से। अपन मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे इसको भी, पर आप ध्यान में रखें। फिर उसके बाद आता है नेक जो होता है वो मसूड़े के भीतर का पार्ट जो होता है वह नेक। और रूट का स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने कि सबसे अंदर तो डेंटिन, उसके बाहर क्या आ जाएगा? सीमेंट। रूट में सीमेंट होता है और सीमेंट के बाहर पेरिडोंटल मेम्ब्रेन पाई जाती है। याद रखें, फीड रखें और बार बार रीड करें, बार बार क्लास देखें। पसंद आए तो उसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब है करना तो कर दीजिएगा, है ना। इनेमल एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं से इसका उत्पत्ति होती है। अब देखिए बनते हैं, सीक्रेशन होता है इनेमल का। सीक्रेशन किसके द्वारा? एमिलोब्लास्ट के द्वारा। अब अपने को एकदम क्लियर स्थिति में आप लोगों के सामने कर देता हूं कि डेंटिन, तीन शब्द आए अपने। डेंटिन जिससे दांत मुख्यतः बनता है। डेंटिन का जो बनता किससे है? ये मीजोडर्मल इसका ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल, यानी कि ये मीजोडर्म से बनता है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, मीजोडर्म से बनता है। डेंटिन किससे बनता है भाई? मीजोडर्म से बनता है। फिर आ गया इनेमल। और सेल्स अगर पूछे तो डेंटिन का सीक्रेशन किसके द्वारा होगा? ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा। ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं का एक और नाम है स्क्लेरोब्लास्ट। कौन सी सेल्स हैं? स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। फिर नंबर सेकंड, डेंटिन के बाद आ गया इनेमल। इनेमल का सीक्रेशन किसके द्वारा होगा? हाँ, इसका उत्पत्ति जो होगी इनेमल की किसके द्वारा भाई? एक्टोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा? एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। सेल्स का नाम क्या है? एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती है उनके द्वारा इनका क्या होता है भाई? फॉर्मेशन होता है, एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं। फिर थर्ड पदार्थ धातु से संबंधित बचा हुआ है सीमेंट। कौन सा? सीमेंट, ठीक है। और सीमेंट का जो फॉर्मेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? डर्मिस के आसपास की प्रतिवेशी कोशिकाओं के द्वारा। ये ध्यान रखना, डर्मिस के आसपास की प्रतिवेशी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? प्रतिवेशी कोशिकाओं के द्वारा सीमेंट का फॉर्मेशन होता है। इसके द्वारा डर्मिस के आसपास की प्रतिवेशी कोशिकाएं जो होती हैं उसके द्वारा सीमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो तीन मुख्य बात आप लोगों ने दांत से संबंधित देखी है। डेंटिन, मीजोडर्मल, मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। इनेमल की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से। और सेल्स होगी एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं इसका निर्माण करती है। सीमेंट जो डर्मिस से बनती है, डर्मिस का मतलब हो गया मीजोडर्म, है ना, डर्मिस से। और सेल्स कौन सी होती है? प्रतिवेशी कोशिकाओं के द्वारा। कौन सी कोशिकाएं? प्रतिवेशी कोशिकाओं के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? सीमेंट का। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए है, कौन सा? इनेमल का केमिकल कॉम्पोजिशन। इनेमल क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ, बॉडी का सबसे कठोरतम पदार्थ है, कठोरतम पदार्थ। अब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है कि इनेमल में जो होता है 95 से 98% कैल्शियम व फॉस्फेट आयन पाए जाते हैं। और कौन कौन से? कैल्शियम व फॉस्फेट आयंस का बना होता है। यह मुख्यतः किसका बना होता है भाई? कैल्शियम व फॉस्फेट आयन का बना होता है इनेमल। जो सफेद पार्ट धातु का आप दिखाई दे रहा है वह किसका बना होता है? कैल्शियम का तो बना ही होता है, इसके साथ साथ फॉस्फेट भी आयन का ही बना होता है। ये कैल्शियम व फॉस्फेट आयन जो होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं भाई? हाइड्रोक्सी पेप्टाइड क्रिस्टल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्सी पेप्टाइड क्रिस्टल, पेप्टाइड क्रिस्टल बनाते हैं। इनके अलावा हाइड्रोक्सी पेप्टाइड क्रिस्टल होता है एक तरह से इनेमल। किस प्रकार का क्रिस्टल होता है? हाइड्रोक्सी पेप्टाइड क्रिस्टल होता है। क्या? कौन सा? इनेमल होता है।
अब इसके अलावा इनमें क्या क्या पाया जाता है, स्ट्रांशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और लेड पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है इनके अलावा, स्ट्रांशियम, क्या क्या पाया जाता है इसमें, देखिए इनके अलावा एनिमल में स्ट्रांशियम पाया जाता है, स्ट्रांशियम याद रखेंगे, लेड भी पाया जाता है, लेड Pb एनिमल में, स्ट्रांशियम, मैग्नीशियम, लेड, मैग्नीशियम, स्ट्रांशियम, मैग्नीशियम, लेड, ठीक है, और फ्लोराइड, ये मिलकर के किसका निर्माण करता है, इनेमल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार इनेमल जो होता है उसमें 95 से 98% अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, मेनली कैल्शियम एंड फोस्फेट आयन, ठीक है। कैल्शियम एवं फोस्फेट आयन जो होते हैं ये मिलकर के हाइड्रोक्सी पेप्टाइड क्रिस्टल बनाते हैं। हाइड्रोक्सी पेप्टाइड क्रिस्टल के अलावा क्या क्या इनमें पाया जाता है, स्ट्रांशियम पाया जाता है, इसमें लेड पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और फ्लोराइड पाया जाता है। इस प्रकार इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ बनता है। इसके ऊपर रिसर्च अभी जारी है, ठीक है। अब अपन चलते हैं दांतों से संबंधित कि कौन से जानवरों में किस प्रकार के कितने दांत पाए जाते हैं, फिर अपन क्लास फिनिश करेंगे, ठीक है। देखिए आपको पता है नंबर फर्स्ट, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या, मनुष्य में दांत होते हैं 32 और डेंटल फॉर्मूला क्या होता है 21-23/21-23, 32 हो गए। फिर नंबर सेकंड, मनुष्य के साथ साथ मनुष्य क्या क्या पालता है, गाय भी पालता है, भेड़ भी पालता है और बकरी भी पालता है। गाय, भेड़, बकरी, ठीक है, गाय, भेड़ और बकरी अगर पालता है ना तो उनमें भी 32 ही पाए जाते हैं। इनमें भी कितने दांत पाए जाते हैं, गाय, भेड़, बकरी में भी 32। और डेंटल फॉर्मूला क्या होता है 0033। ऊपरी जबड़े में सिर्फ PM और M, इंसाइजर टीथ नहीं पाए जाते, कैनाइन्स टीथ नहीं पाए जाते, सिर्फ प्रीमोलर्स व मोलर्स ही पाए जाते ऊपरी जबड़े में, गाय, भेड़, बकरी में। और निचले जबड़े में क्या हो गया भाई 0033 के बाद 31-33, निचले जबड़े में ये इस प्रकार से पाए जाते हैं। टोटल दांत होते हैं 32। यह डेंटल फॉर्मूला गाय, भेड़, बकरी का। फिर नेक्स्ट चलेंगे बिल्ली, ठीक है, बिल्ली, कैट। इंग्लिश मीडियम वालों को बिल्ली की अगर हिंदी पता नहीं है, इंग्लिश पता नहीं है या हिंदी पता नहीं है तो बिल्ली, हिंदी में तो बिल्ली कहते हैं, इंग्लिश में कैट कहते हैं, है ना, सबको पता है। C फॉर कैट, D फॉर डॉग। तो कैट में पाए जाते हैं 30, ठीक है। और डेंटल फॉर्मूला क्या होता है 30 के बाद आते हैं 31, तो 31 दो बार लिख दीजिए। 30 के बाद क्या आता है 31, 3131 और 31 अपॉन ये वापस 31 और 21, ये बिल्ली का डेंटल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 3 1 4 3 7 1 8 8 3 1 4 2 6 1 7 16 और 14, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बिल्ली के ऊपरी जबड़े में कितने 16 और निचले जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं 14 दांत पाए जाते हैं। चेक कर लेना चाहिए मुंह में हाथ दे करके बिल्ली के, ठीक है, आपको ये दांत मिल जाएंगे। तो 30 दांत बिल्ली में पाए जाते हैं। फिर अपन बिल्ली की बात करें तो कुत्ता नाराज हो जाएगा, डॉग, D फॉर डॉग भी तो आता है। डॉग में कितने पाए जाते हैं, बिल्ली में 30 और डॉग में कितने पाए जाते हैं भाई 42, ठीक है। डॉग में कितने पाए जाते हैं 42 पाए जाते हैं, बिल्ली से ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए बिल्ली जो होती है कुत्ते से डरती है, ज्यादा दांतों वाला है ये खा जाएगा, ठीक है। 42, 12 दांत ज्यादा पाए जाते हैं बिल्ली से, कुत्ते में 42 दांत हो गए। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि 31 के बाद 42 लिख दें, 31-42 बटे एक और बढ़ा दो, 31-42 बटे 31-43, ये है कुत्ते का दंत सूत्र है। 31-42 तो टोटल दांत पाया जाता है, डेंटल फॉर्मूला 31-42 बटे 31-43। कॉमन अपन एनिमल्स देख रहे हैं जो अपने आसपास बिखरे हुए रहते हैं, घूमते हुए रहते हैं, उन एनिमल्स की अपन चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य में तो आपको पता है 32, गाय, भेड़, बकरी 32, बिल्ली में 30 और कुत्ते में 42। अब अपन चाहेंगे चूहा। चूहा भी एक दो आपके घर पे या आसपास में मिल ही जाएगा। चूहा को इंग्लिश में कहते हैं रैट। इसकी कोई रैट नहीं होती है फिक्स, वैसे ही ये घूमता रहता है, फ्री में अवेलेबल होता है रैट। और चूहा जो होता है एकदम सफेद या धोड़ा, राजस्थानी में धोड़ा भी कहते हैं। तो रैट सफेद या
जो करनी माता में ना सफ़ेद रंग के चूहे मिलते हैं, धोले रंग के चूहे मिलते हैं, और धोले रंग के चूहे वहाँ पर बोड़े हैं। बोड़े का मतलब 16 हैं। तो चूहे में कितने टीथ पाए जाते हैं? टोटल 16 दांत पाए जाते हैं। 16 चूहे में दांतों की संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16। और इसका डेंटल फॉर्मूला 1003 1003 3 1 4 4 8 8 बटे 8 16 दांत किसमें पाए जाते हैं? चूहे में पाए जाते हैं। चूहे में कितने दांत पाए जाते हैं? 16। ठीक है। और इसके बाद गिलहरी। गिलहरी बड़ी एकदम बाई के समान दिखती है ना? गिलहरी बाई, गिलहरी बाई। गिलहरी जो होती है, किसी का नाम भी निकाल देते हैं कई गाँव में तो गिलहरी बाई। ठीक है। बाई, बाई का मतलब 22 दांत पाए जाते हैं। गिलहरी में किसमें कितने दांत पाए जाते हैं? 22 दांत पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? 22 दांत गिलहरी में पाए जाते हैं। कितने दांत? 22 दांत पाए जाते हैं। तो 10 23 बटा 10 13 इसका डेंटल फॉर्मूला। 10 23 बटा 10 13 10 23 बटा 2 1 3 3 3 6 6 2 12 3 1 4 4 1 5 5 2 10 12 और 10 कितने हो गए? 22 दांत किसमें पाया जाता है? गिलहरी में पाया जाता है। गिलहरी में दांतों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। फिर कंगारू। कंगारू तो अपने से 36 है भाई। 7 नंबर पे कंगारू देखते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में। कंगारू, कंगारू में पाए जाते हैं 36। ठीक है। कंगारू 36। 3 दूनी 6 करता है कंगारू। सीधा यहाँ से छलांग मार करके 6 फुट और आगे मारेगा तो 3 दूनी 6। कंगारू, कंगारू में 36 तो 6014 60 14 6 1 7 4 11 और 20 14। ये डेंटल फॉर्मूला किसका है? कंगारू का। 36 दांत पाए जाते कंगारू में। और हाथी बचता है अंत में। हाथी मेरा साथी। हाथी में 14 दांत पाए जाते हैं। और हाथी का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वह होता है 1003 बटा 003 1003 बटे 0003। तो 3 1 4 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो 8 और 6 14 दांत किसमें पाए जाते हैं? हाथी में पाए जाते हैं। एक दो लाइन और याद रखना कि सांप के फेंगस जो होते हैं, सांप के फेंगस जो होते हैं वो मैक्सिलरी टीथ होते हैं। कौन से? मैक्सिलरी हड्डी पर जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना भाई? पैलेटाइन, प्रीमैक्सिलरी, मैक्सिलरी, ये टीथ जो होते हैं ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़ा जो है 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। निचला जबड़ा आपको पता है सिर्फ एक अस्थि से बना होता है, दैट इज डेंटिन। निचला जबड़ा जो लोअर जॉ जो होता है एक ही अस्थि से बना होता है, डेंटिन से। और ऊपरी जबड़े में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, बोन्स पाई जाती हैं। तो उनमें से मैक्सिलरी टीथ हैं। सांप के जो फेंगस हैं, एग्जाम्स में पूछे गए पर्सन है सांप के फेंगस की किस प्रकार के टीथ हैं, तो आप बताएंगे मैक्सिलरी टीथ हैं। फिर मेंढक, दूसरी खास बात ध्यान रखेंगे, मेंढक के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते हैं। मेंढक का जो ऊपरी जबड़ा है आप आराम से उसके ऊपर हाथ घुमाइए, खाएगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते हैं। नीचे वाले से काट ले वो अलग बात है। फिर समुद्री घोड़ा है, पक्षी है। समुद्री घोड़ा का नाम सुना आपने? समुद्री घोड़े को हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। ठीक है, हिप्पोकैम्पस। और इसका नाम है डॉग फिश। डॉग फिश भी कहते हैं समुद्री घोड़े को, हिप्पोकैम्पस या डॉग फिश। तो ये और इसको लियोडॉन जो है वो अलग आ गया, लेकिन डॉग फिश जो होता है, समुद्री घोड़ा जो होता है, इसको हिप्पोकैम्पस में भी टीथ नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और पक्षी व कछुओं में भी दांत नहीं पाए जाते। पक्षियों के बारे में तो सब जानते हैं, चोंच पाए जाते हैं, दांत कहाँ से पाए जाएंगे? तो पक्षियों में तो वैसे नहीं पाए जाते। कौन सा पक्षी है? जीवाश्म पक्षी है एक, जिसको कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, जिसमें पक्षियों के और सांपों के दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसका मतलब आर्कियोप्टेरिक्स जो पक्षी व सांप के बीच की कड़ी है, उसकी चोंच में दांत भी पाए जाते हैं। ये भी आप लोगों को पता है, आर्कियोप्टेरिक्स में टीथ पाए जाते हैं चोंच में। ठीक है। और लेकिन समुद्री घोड़े में, पक्षी में और कछुओं में दांत नहीं पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी दांतों से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए। आप लोगों की सफलता के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। ये क्लास आप लोगों की सफलता के लिए बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत।